बिना समय गवाए शुरू करते हैं। अगर इस सेशन के अंदर आप लोग के कोई डाउट्स बनते रहेंगे तो लाइव चैट में देखता रहूंगा, आप पूछ सकते हैं, आई विल ट्राई टू आंसर देम। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, देखो एनवायरमेंट लॉ का सीधा सीधा डायरेक्टली कनेक्शन जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन से है। और किसी भी एग्जाम में एनवायरमेंट लॉ आता है तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन बन जाता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एनवायरमेंट के बारे में कहाँ, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के बारे में कहाँ है। और इसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब हमारे देश में संविधान आया था, कॉन्स्टिट्यूशन आया था, उस समय डायरेक्टली एनवायरमेंट लॉ के बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं थी, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं थी। लेटर ऑन अमेंडमेंट करके एनवायरमेंट प्रोटेक्शन को भी एज ए राइट की तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया है। वही देखते हैं, शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कोई प्रोविजन नहीं था एनवायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का 42nd अमेंडमेंट एक्ट, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन का 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में जब आया था, उसके अंदर काफी सारे प्रोविजंस जो हैं वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड आए थे। जैसे कि देखो राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 इंक्लूड कर दिया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि राइट टू क्लीन एंड राइट टू लाइफ इज आर्टिकल 21, हमें पता है, पर इसका पर्सपेक्टिव बढ़ा के राइट टू क्लीन एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट रखने की बात भी कर दी थी। इसके बाद आर्टिकल 38 जो है ये आया था, इट रिक्वायर्स द स्टेट टू इंश्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल विच कैन बी ऑब्टेन्ड बाय अनपॉल्यूटेड एंड क्लीन एनवायरनमेंट ओनली। ठीक है, इसी तरीके से आप देखिए आर्टिकल 47, ये स्टेट करता है कि द स्टेट शैल रिगार्ड द रेजिंग ऑफ एक्सटेंट ऑफ न्यूट्रिशन एंड कॉमन प्लेस ऑफ लिविंग अलोंग विद द एडवांसमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ। आर्टिकल 48 है जो हमारा डीपीएसपी का है, इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट स्टेट्स शैल इंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरमेंट। आर्टिकल 51 ए सब क्लॉज जी जो है ये भी कहता है कि स्टेट शैल हैव द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑन इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अभी क्वेश्चन कैसे बनते हैं? क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि इनमें से फला फला आपके चार ऑप्शन दे दिए कि भाई कौन सा आर्टिकल डील करता है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन से, या इस तरीके का, या फिर कोई आपसे सीधे स्पेसिफिकली पूछ लिया कि आपको हमको एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, ये बात कहाँ लिखी है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जैसे आर्टिकल 51 ए सब क्लॉज जी में लिखी है। तो एनवायरमेंट लॉ में ऐसे बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आपके क्लैट पीजी में आते हैं, तो इसीलिए आपको वही सारा इस पूरे सेशन में करने की कोशिश करी जाएगी। अगर आपको ये आता है तो रिवीजन हो जाएगा, नहीं आता है तो प्लीज नोट डाउन करते चलिएगा। अगर नहीं नोट डाउन कर पा रहे तो लेटर ऑन नोट डाउन करिएगा जब आपका ये सेशन एंड हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आप बोलोगे कि सर आपने ये तो बोल दिया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फला फला आर्टिकल के अंदर जो है ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की बात करी है, बट ये अचानक से नहीं हुआ ना, बहुत सारा इसके पीछे प्रोसेस रहा है, बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट में केसेस गए, अलग अलग जगहों पे केसेस आए, तो उनमें ये चीज निकल के भी आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इन चीजों को बिल्कुल सही ठहराया है। और उन्होंने बहुत बार फंडामेंटल राइट को अलग अलग चीजों के लिए, जैसे आर्टिकल 21 इज समथिंग जो बहुत वाइड है, हमारी सुप्रीम कोर्ट उसको बहुत बार बहुत तरीके से यूज करती है। तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के अंदर भी बहुत सारी चीजें आई विद टाइम, एंड सुप्रीम कोर्ट ने विद टाइम उसमें बहुत सारी चीजों में राइट टू लाइफ के अंदर में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन को लाया है। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट केसेस हैं, अब एनवायरमेंट लॉ के इंपॉर्टेंट केसेस कुछ हम यहाँ पे देखते हुए चल रहे हैं। रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटमेंट केंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। अगर आपको पता है तो थोड़ा रिमेंबर करके देखिए, याद करके देखिए क्या है। इस केस के अंदर राइट टू लिव इन अ हेल्दी एनवायरनमेंट को जो है एज ए पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताया गया था। अब आपको इसमें पीएचडी नहीं करनी है। अगर आप क्लैट पीजी के बारे में सोच रहे हो, आप पीएसयू के बारे में सोच रहे हो, इफ यू आर थिंकिंग टू गेट अराउंड 80 मार्क्स आउट ऑफ 120, तो आपको पीएचडी नहीं करनी है। आपको बस इतना पता होना चाहिए इस केस का नाम और क्या आया है, किस आर्टिकल के अंदर किया है, दैट्स इट। वही यहाँ पे आपको कॉम्पैक्ट तरीके से बताने की कोशिश भी करी गई है। दूसरा है सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, 1991 का ये केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा राइट टू लाइफ जो है एज ए फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इट इंक्लूड्स द राइट टू एंजॉयमेंट ऑफ पॉल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर फुल ऑफ क्लीन। अब एक चीज मेरा आपसे यहाँ पे क्वेश्चन है, अभी हम देखो ऊपर ही पढ़ के आए, सभी लोग लाइव चैट में मुझे जवाब देके बताइएगा। 2 आर्टिकल बताओ डीपीएसपी के अंदर जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की बात करते हैं, अभी जस्ट पढ़ा है ऊपर। तो ऐसे ही हम लोगों को हम रिवीजन भी करते चलेंगे इस सेशन में
कि जो भी लाइव देख रहा है उसको एटलीस्ट इतना तो फायदा हो। तो प्लीज लाइव चैट में इसका जवाब देने की कोशिश करिए कि 2 आर्टिकल्स बताइए मुझे डीपीएसपी के जहां पे राइट एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की बात करी गई है। फिर देखिए आपका अगला केस जो है दैट इज एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 1987 का ये केस है जिसको ओलम गैस लीक केस के नाम से भी जानते हैं। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा राइट टू लिव इन पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट एज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हम ये देख रहे हैं कि आर्टिकल 21 के अंदर जो है कैसे कैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको सपोर्ट किया है। दामोदर राव वर्सेस एसओ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है पॉल्यूटिंग द एनवायरनमेंट अमाउंट्स टू वायलेशन ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2002 का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर ये कहा आर्टिकल 39 सब क्लॉज ई 47 48 ए कलेक्टिवली कास्ट ए ड्यूटी ऑन स्टेट टू सिक्योर पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। तो देखो कैसे यही तो क्वेश्चंस बनते हैं और क्या बनेगा बेसिक। अब जैसे एमसी मेहता केस है, हम बहुत बार क्या करते हैं कि बस एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ये याद कर लिया, बट इसको ऐसे याद मत करो। 1987 का ओलम गैस लीक केस था, है ना। फिर 2002 का ये आपका डीपीएसपी वाला केस था। अगर आप इसको क्रोनोलॉजिकली दिमाग में सेट नहीं करोगे, सिर्फ रट्टाफिकेशन पे काम करोगे, नहीं हो पाएगा। बात समझो, रटना जहां पे जरूरत है वहां रटो, पर थोड़ा सा समझो। अब जैसे एमसी मेहता पे आपसे वही मैंने जैसे क्वेश्चन पूछा, ऐसा आ गया एग्जाम में, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कैसे लगाओगे अगर आपको यही नहीं पता कि किस ईयर में क्या आया था। और जिसने एनवायरमेंट लॉ थोड़ी बहुत पढ़ी है तो उसको पता हो कुछ नहीं तो 15-20 केस है एमसी मेहता के। इंपॉर्टेंट अगर देख लें तो 8-9 तो है ही हैं। तो भाई आपको पता होना चाहिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतने में किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। स्नेहल ने बताया 38 एंड 49 ए, रिया ने भी बोला 38 एंड 48 ए। ठीक है, बहुत अच्छा, आप लोगों का जो डीपीएसपी वाला था सही जवाब है। देखो एक बात मैं आपको बता देता हूँ, क्लैट पीजी का पेपर जो है अराउंड 5-6 हज़ार बच्चे देंगे। इसमें से सीरियस जो एस्पिरेंट होंगे वो 1500-2000 के आसपास होंगे, और 1500-2000 से आपका एक्चुअल कंपटीशन है इस एग्जाम के अंदर। क्लैट पीजी में अगर आपका टारगेट एनएलयू लेने का है ना, बिलीव मी 3500-4000 रैंक में भी एनएलयू मिल जाता है। टीयर 3 एनएलयूज वेटिंग लिस्ट के एंड में आते आते क्लैट पीजी में मिल जाते हैं। तो आपका टारगेट वो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि क्लैट पीजी इज नॉट लाइक एन एग्जाम कि इसको आपने क्रैक कर लिया, एलएलएम कर लिया, आपकी जॉब लग जाएगी। नहीं, अनटिल एंड अनलेस आप टॉप 3 टॉप 4 एनएलयू से नहीं हो, जैसे कि एनएलएसआईयू, नालसार, डब्ल्यूबीएनयूजेएस, आपके एलएलएम की एनएलयू से कोई इतनी खास वैल्यू नहीं अपग्रेड हो पाएगी। टीयर 1 एनएलयूज को छोड़ दो तो अदरवाइज बहुत बेनिफिट नहीं है। तो अपना पहला तो टारगेट यही होना चाहिए कि टीयर 1 के लिए हम तैयारी करें। दूसरा टारगेट हमारा ये होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि भाई एग्जाम आप किस लिए दे रहे हो। देयर आर पॉसिबिलिटी कि बहुत सारे लोग पीएसयू के लिए दे रहे हैं, जैसे कि लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स जो ऑलरेडी आरजी एनुअल या एनएलएसआईयू या डब्ल्यूबीएनयूजेएस से एलएलएम कर चुके हैं, या मेरे जो पुराने स्टूडेंट हैं जो कर चुके हैं वो भी इस साल पेपर देंगे। तो उनका पर्सपेक्टिव क्या, पीएसयू, कि भाई टॉप 20 में रैंक आ जाए, टॉप 25 में आ जाए, टॉप 15 में आ जाए। सुनने में बड़ा लग रहा है कि टॉप 15 रैंक सर कैसे लाएंगे, लेकिन आउट ऑफ 120 यू जस्ट नीड 80 मार्क्स। आप ला सकते हो, लेकिन आपको स्ट्रेटेजाइज करना होगा। ऐसा नहीं है कि क्लैट पीजी का एग्जाम इज लाइक कि जुडिशरी का एग्जाम है, वहां पे मेंस भी देना है, ये भी करना है। नहीं भाई, एक एमसीक्यू बेस्ड पेपर है। मेहनत करो, थोड़ा स्मार्ट वर्क करो, और पैसेज पढ़ने पे भी काम करो। बहुत लेंदी पेपर आएगा जो पिछले 2 साल से आ रहा है, उसके अनुसार पलट दें तो अलग बात है, अदरवाइज पेपर लेंदी आता है एंड 30-35% क्वेश्चंस के आंसर पैसेजेस में से मिल जाते हैं। तो आपको पैसेजेस को रीड भी करना होगा। ऐसा नहीं है कि पैसेजेस को रीड नहीं करेंगे तो काम चल जाएगा, पैसेज रीड करना पड़ेगा। ऐसा आप कर सकते हो कि आपको जैसे कोई क्वेश्चन आपने देखा, एनवायरमेंट लॉ पे कोई पैसेज आया है, आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको समझ में आया, आपने आंसर किया, ठीक है। अगर आपको डायरेक्टली आंसर नहीं आ रहा है तो पैसेज एक बार ऊपर से रीड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ लेना थोड़ा बेटर रहेगा, क्योंकि आंसर निकलते हैं। पिछले 2-3 साल का जो क्लैट पीजी का पेपर है निकल जाते हैं। जब मैंने दिया था क्लैट पीजी एंड क्रैक किया था, आई थिंक 2022 इट वॉज, तो तब पैसेज का नीड नहीं था। मैं आधे घंटे पहले पेपर करके बैठ चुका था, क्योंकि उस समय पैसेज बस वो दिखाने के लिए देते थे, बट डायरेक्टली आंसर लगते थे एंड पैसेजेस में से आंसर नहीं निकलते थे। बट लास्ट 2 ईयर से उन्होंने ऐसा किया है,
तो 20-25-30% पैसेजेस में से आंसर निकलते हैं। आपको मेरी बात पे बिलीव ना हो तो लास्ट 2 साल के पेपर आप दे लेना, यू विल हैव प्लेंटी ऑफ आइडिया कि क्या है क्या नहीं है। जस्ट गिव मी 30 सेकेंड्स में देख के बताता हूँ आपको। ठीक है गाइज, लेट्स स्टार्ट। एक्चुअली कोई टेक्निकल इशू आया था, तो मेरा पॉइंट ये है आप लोगों से कि प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लो, उससे थोड़ा आइडिया लग जाएगा, एंड थोड़ा रीडिंग पे भी काम करो, एंड स्मार्ट वर्क से पढ़ो। 2 महीने हैं, अगर आपने 30-40% भी प्रिपरेशन कर रखी है, अच्छा खासा टाइम है, आप आराम से क्रैक कर सकते हो, ठीक है। बस थोड़ा सा आपको फोकस करने की जरूरत है। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक एक्ट जो डील करते हैं एनवायरमेंट के इशू से। इन एक्ट पे भी क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि फला एक्ट किस ईयर में आया था, या ये एक्ट किस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो होती रहती है। देखिए, सबसे पहले देखिए वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। ये एक्ट किस चीज से डील करता है? तो इट वाज इनेक्टेड इन 1974। आप नाम से ही समझ सकते हो कि भैया वाटर के पॉल्यूशन से रिलेटेड होगा, उसको रोकने की चीजें करता होगा। इससे ज्यादा आपको इसमें कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब देखो, किसी को पीएचडी करनी हो तो वो ये नोट डाउन कर लेगा, बट एमसीक्यू बेस्ड पेपर है भाई, आपसे थोड़ा पूछ लेगा कि पूरा डिटेल में लिख के दो एक्ट किस ईयर में आया है, बेसिक किस चीज से है, तो नोट्स कैसे बनेंगे आपके। आपने इस एक्ट का नाम लिखा, थोड़ा सा समरी में एक लाइन लिख दिया किस चीज से रिलेटेड है और किस सेक्शन से रिलेटेड है। जैसे इसमें देखो एक सेक्शन 2E है जो काफी इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन मेरे को जो याद है कि हमारे कॉलेज में बड़ा पूछा जाता था। तो डिफाइन टर्म पॉल्यूशन, इसमें पॉल्यूशन टर्म डिफाइन किया गया था, एंड दिस इज इट। इसमें से ज्यादा आपकी काम की चीज नहीं है, ठीक। इसके बाद है द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पूछ लिया जाता है कि भैया ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है ये किस ईयर में आया था। तो इसका जो गोल है वो रिड्यूस करना था डिफॉरेस्टेशन को, एंड फॉरेस्ट एंड डाइवर्जन फ्रॉम नॉन फॉरेस्ट्री ऑब्जेक्टिव, प्रमोट सोशल फॉरेस्ट्री, ठीक है। इसके बाद देखो जो तीसरा आर्टिकल है, इट टॉक्स अबाउट द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981। इसको भी देख लेते हैं। नाम से ही समझ रहे हो कि भैया एयर के पॉल्यूशन को रोकने की बात करी जा रही है। किस एक ईयर में आया था? तो 1981 में आया था, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट हमें कोई मतलब नहीं है, मेंस का आंसर करके नहीं आ रहे हो अपने एग्जाम में, आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर है, वही करके आना है, ठीक है। देन थोड़ा सा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बारे में देख लेते हैं। दिस इज एन इंपॉर्टेंट एक्ट। देखो, जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी हमारे देश के अंदर, उसके बाद गवर्नमेंट को समझ में आया कि भाई इस तरीके की एक्ट की जरूरत है जहां पे चीजों को रेगुलेट किया जा सके, एंड देन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को लाया गया। ये रूल्स लिखता है रिगार्डिंग स्टोरिंग, हैंडलिंग एंड यूज ऑफ हजार्डस वेस्ट। इट डिफाइंस एनवायरमेंट पॉल्यूशन अंडर सेक्शन 2C एज द प्रेजेंस इन द एनवायरमेंट ऑफ एनी एनवायरमेंट पॉल्यूटेंट, and environment pollutant under section 2B as any solid liquid gaseous substance present in such concentration as may be or tend to be injurious to the environment. तो this is what this act talks about। और भी इसमें चीज़ें हैं, बट अपने को जहाँ मैंने बताया उतना ही पढ़ना है जो हमारे काम की चीज़ें हैं। जैसे कि एक्ट किस ईयर में आया था, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, दैट्स इट। अब आपसे ऐसे पूछ लें कि भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद हमारे देश में कौन सा एक्ट लाया गया था, तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इसका आंसर है, ठीक है। चलिए, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट, ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहो तो इसको देख लेना, बट दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। फिर देखिए नेशनल एनवायरनमेंट ट्रिब्यूनल एक्ट 1995, इसके बारे में भी देख लेते हैं। ये जो एक्ट है इसका पर्पस क्या है? टू कैरी आउट डिसीजंस ऑफ यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट विच वाज कन्वीन्ड इन रियो डी जेनेरियो इन जून 1992, ठीक है। उसी को भारत में जो भी 1992 वाले आपकी कॉन्फ्रेंस में चीजें हुई थी, कौन सा, रियो डी जेनेरियो वाला जो कॉन्फ्रेंस हुआ था,
उसको नेशनल एनवायरनमेंट ट्रिब्यूनल एक्ट के फॉर्म में इंडिया में लाया गया था। देन अनदर इज द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, ठीक है, ईयर याद रख लो, इसमें ज़्यादा काम का नहीं है। देन नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी ऑफ 2006, फिर है देखिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010, एनजीटी एक्ट जिसको बोलते हैं, ये देख लेते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो इस एक्ट का पर्पस क्या था? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, किस लिए? टू इफेक्टिव एंड एक्सपीडियस डिस्पोजन ऑफ केस रिलेटिंग टू एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। बेसिकली एनजीटी का काम क्या है? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन रिलेटेड जितने भी केसेस आ रहे हैं उसको स्पीडी सुनना, उसको सॉल्व करना, उसको जो भी उसमें प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉर्ट आउट करके खत्म करना। तो इसलिए इसको बनाया गया था। और टू कंजर्व फॉरेस्ट एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज, इन्फोर्समेंट ऑफ लीगल राइट्स रिलेटिंग टू एनवायरमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। ईयर यार याद रखने की चीज़ है, इसमें एक्ट का फुल नेम आपको याद रखने की चीज़ है। मेंस का एग्जाम है नहीं, यूपीएससी आप दे नहीं रहे हो, जहाँ पे आपको लॉ ऑप्शनल में इसको डिटेल में पूछ लें, ठीक है। देन एनजीटी का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, वैसे तो नहीं पूछना चाहिए, बट अगर पूछ लिया तो एनजीटी जो है वो किस किस मामले को सुनती है या किस किस मामले में एनजीटी फैसला देती है। जो ट्रिब्यूनल है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, वो किस किस चीज से रिलेटेड मैटर को सुनती है। तो ये जो आपके 7 एक्ट हैं, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट, द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, द पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, ये जो आपके एक्ट हैं, इनसे कोई भी मैटर इन पर्टिकुलर एक्ट के अंदर आएगा तो वो एनजीटी के पास जाएगा, ठीक है। देन देयर इज दिस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ये जो हमारे देश में एनिमल्स हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए लाया गया था, ठीक है। तो ये बेसिक थोड़े से आपके एक्ट हो गए थे। अब यहाँ पे देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला शुरू करते हैं। बेसिकली इसमें हम जो है कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स देखेंगे एनवायरनमेंट लॉ के, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल, इंट्रा जनरेशनल इक्विटी, ये सब जो चीज़ें हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो इन सब पे है। तो अभी तक जितना हुआ वो हमने समझा। आप लोगों को किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे लाइव चैट में बता दीजिए, एल्स लेट्स स्टार्ट आगे। ठीक है, देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम समझें उससे पहले आप सस्टेनेबल से क्या समझते हो? सस्टेनेबल से बेसिकली मतलब होता है स्थिरता से चीजें करना, मतलब थोड़ा आराम से चीजों को करना। तो बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने की एनवायरनमेंट के लिए काफी ज्यादा बोला जाता है। बेसिकली इसका मतलब ये कि जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं या जितने भी डेवलप कंट्रीज हैं, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं अपने देश को, करो भाई, कोई इशू नहीं है, लेकिन सस्टेनेबल तरीके से करो, मतलब एनवायरनमेंट का भी ध्यान रख के करो, दोनों की जगह है। समझ रहे हो मेरी बात? बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रिंसिपल जो है वो ये कहता है कि आपको जितना डेवलपमेंट करना है आप करिए, लेकिन साथ साथ एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखिए। ऐसा नहीं कि आप एनवायरनमेंट को हार्म करते हो डेवलपमेंट करे जा रहे हैं। तो दिस इज व्हाट सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रिंसिपल टॉक्स अबाउट। पढ़ भी लेते हैं। Need to amalgamate the present development and future sustainability was felt. A doctrine called sustainable development was introduced so that every generation can benefit from it. Sustainable development in simple terms refers to development that is sustainable. ठीक है, मैंने आपको समराइज कर दिया है। बेसिकली इसका मीनिंग क्या है? तो वही चीज देखो यहाँ पे लिखी हुई, डेफिनेशन क्या है, मीनिंग क्या है, लीगल रिकॉग्निशन थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में एक्चुअल में ये बात स्टार्ट कहाँ से हुई थी। तो अंडर प्रिंसिपल 13 विच रिफर्स टू द ड्यूटीज ऑफ द स्टेट टू इंटीग्रेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट ड्यूरिंग द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट एट स्टॉकहोम 1972 में, ये जो स्टॉकहोम में कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसका जो प्रिंसिपल 13 है, वहां पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रिंसिपल पहली बार सुनने में आया था। उसके बाद इसको ऑफिशियली लीगली रिकॉग्नाइज कर लिया था ब्रूटलैंड रिपोर्ट के अंदर, अवर कॉमन फ्यूचर करके एक रिपोर्ट आई थी उसके अंदर, ठीक है। जुडिशियल रिकॉग्निशन देखें अगर हम इंडिया के अंदर, तो हमारे देश के में भी काफी सारे केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने इसको एज ए एक्सेप्ट किया है।
जुडिशियल फैक्ट एक बार देख लेते हैं। रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट केंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1985 का ये केस है, जिसको देहरादून मसूरी हिल स्क्वायरिंग केस भी कहा जाता है। इसमें हमारी कोर्ट ने ये कहा था कि भैया डेवलपमेंट जो होना चाहिए वो सस्टेनेबल होना चाहिए। बेसिकली एनवायरनमेंट के लिए उन्होंने कहा था कि डेवलपमेंट का ये मतलब नहीं है कि आप एनवायरनमेंट को हार्म करके करते रहें। तो ये बात यहाँ पे इस केस के अंदर भी देखी गई थी, ठीक है। फिर अभी हमने देखा कि ये ब्रूटलैंड रिपोर्ट के अंदर जो है इसको रिकॉग्नाइज किया गया था। तो ये ब्रूटलैंड रिपोर्ट क्या है इसके बारे में भी देख लेते हैं। आई थिंक इट्स हैंग कर रहा है थोड़ा सा, जस्ट गिव मी अ सेकंड यार। हाँ, तो देखो जो ब्रूटलैंड रिपोर्ट है ये फोकस करती है मीनिंग ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड स्टेटेड दैट इज द फ्यूजन ऑफ इकोनॉमिक्स। भाई ये सब हटाओ, बिल्कुल काम का नहीं है। आपके काम की चीज जो यहाँ पे थी वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, कहाँ से आया, एंड हमारे देश में कौन से वर्डिक्ट के अंदर पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट को जुडिशरी ने भी एक्सेप्ट किया। अब देयर आर सम प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये एग्जाम्स में आते हैं, इनकी डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए, इसको आपको समझना भी होगा होता क्या है, ये प्रिंसिपल कौन से हैं। तो ये प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबिलिटी जो है ये आपके 7 प्रिंसिपल हैं। पहला है इंटरजनरेशनल इक्विटी, इक्विटेबल यूज ऑफ नेशनल रिसोर्स, अभी हम सबको एक एक डिटेल में देखेंगे। द प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, द पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन, फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। अब इनको हम एक एक करके सबको देखते हैं। देखो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल सबसे पहले हम समझते हैं। मैं बिल्कुल ये क्या लिखा हुआ है ना इस पे बात ही नहीं करूंगा, आपको बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूं। प्रिकॉशन से क्या समझते हो आप लोग, मुझे बताओ जल्दी। प्रिकॉशन से क्या समझते हो? हमने बहुत बार जिंदगी में सुना हुआ है प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, है ना, या प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि प्रिकॉशियस रहो, चीजों को देख के समझ के करो। तो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल ना बेसिकली यही कहता है कि जब भी कोई डेवलपमेंट हो, जब भी कोई चीज ऐसी हो जिससे इन्वायरमेंट पे इंपैक्ट पड़ सकता है, उस पर सारी प्रिकॉशंस रखी जाएं, उसकी प्रॉपर जांच करी जाए, तभी वो चीज करी जाए। ये लेमन लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया है, अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल फर्स्ट अपीयर्ड इन इंटरनेशनल लीगल इंस्ट्रूमेंट इन मिड 1980s। ये कुछ गाइडेंस देता है, क्या गाइडलाइंस देता है, जैसे कि एंटिसिपेटरी एक्शन, जैसे कि आपको पता है आप यहाँ पे कुछ कर रहे हो जिससे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंच सकता है, तो आप पहले एंटिसिपेट कर लो कि क्या किया जा सकता है जिससे कि ना हो। राइट टू नो, अगर किसी कम्युनिटी में पर्टिकुलर जगह पे आप कोई डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट कर रहे हो या पर्टिकुलर जगह पे कुछ ऐसी चीज कर रहे हो जिससे इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो जो वहां की कम्युनिटी है उसको इन्फॉर्म करो, तभी ये करो अगर कम्युनिटी अप्रूव कर रही है। अल्टरनेटिव असेसमेंट, जैसे मान लो एक क्रिकेट ग्राउंड बनना है, अब वो भाई एक पर्टिकुलर गांव है, वहां पे बहुत सारी जमीन को छीन के बनेगा और जो पूरा जंगल अंगल है वो कट जाएगा। तो अल्टरनेटिव असेसमेंट क्या कि कहीं और खाली जगह है क्या जहां पे वो गांव को हटाना ना पड़े या वो जंगल को काटना ना पड़े, तो अल्टरनेटिव असेसमेंट देखने की कोशिश करी जाती है। देन फुल कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करी जाती है। फुल कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की, भाई इतना वहां पे किया जा रहा है तो बेनिफिट होगा भी कि फर्जी कर रहे हैं, इतना फायदा होना भी है कि नहीं होना है। पार्टिसिपेटरी डिसीजन प्रोसेस, जो भी उसमें इन्वॉल्व है उनका डिसीजन लिया जाए। तो ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 5 पॉइंट्स मैंने समझाने के लिए बता दिया। मेन आपको ये पता होना चाहिए प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल बेसिकली किस चीज से रिलेटेड है, ठीक है। अब आ जाते हैं अगले के ऊपर। इंडिया के सिनेरियो में भी देख लो तो सुप्रीम कोर्ट ने वल्लोर सिटीजन्स फोरम वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस के अंदर प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल के बारे में कहा था। एंड ये कहा था कि भैया ये इन्वायरमेंट लॉ जो हमारे देश में है उसका इसेंशियल इंग्रेडिएंट है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। तो ये बेसिकली इस केस के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड कर दिया था। देन अगला जो है वो है पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल। पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल आप नाम से समझ सकते हो कि भैया जो गंदगी फैला रहा है वो पे करेगा, ठीक। द प्रिंसिपल मेक्स द पॉल्यूटर लायबल टू बियर द एक्सपेंसेस फॉर द अंडरटेकिंग्स दैट रिजल्टेड इन डैमेज टू द एनवायरमेंट। इंडिया का सिनारियो क्या है? इंडिया का सिनारियो भी देख लेते हैं। एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो ओलम गैस लीक केस है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये कहा था कि जो श्रीराम फूड्स एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज हैं जिसके वजह से ये पूरी चीजें हुई, उन्होंने प्रिकॉशन लिया भी था कि ये चीज ना हो, स्टिल वो इसके लिए लाइबल हैं और वो कंपनसेट करेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ रीजनेबल केयर टेकन बाय देम। सिर्फ यही केस नहीं है, इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरमेंटल लीगल एक्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया,
इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज के बारे में कहा था। देन वेल्लोर सिटीजन वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यहां भी सुप्रीम कोर्ट ने पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल के बारे में कहा था। ठीक है, अब बात करते हैं इंटरजनरेशनल इक्विटी। अब ये क्या है, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। इंटरजनरेशनल इक्विटी से बेसिकली मतलब ये कि आज मैं हूं, ठीक है, कल को मेरे बच्चे होंगे, आज आप हैं, कल से आपकी जनरेशन आगे बढ़ेगी। तो आज आप तो ठीक ठाक एनवायरनमेंट में जी रहे हो, बट जो आपके आगे की जनरेशन है उनको आप कैसा एनवायरनमेंट छोड़ के जाओगे? जिस तरीके से हम लोग पॉल्यूशन कर रहे हैं, तो आगे वाली जो जनरेशन है उनको और ज्यादा डिग्रेड कंडीशन में एनवायरनमेंट मिलने वाला है। तो बेसिकली इंटरजनरेशन इक्विटी जो है वो ये कहता है कि भाई जो अनबॉर्न्स हैं, जो अभी फ्यूचर में होंगे, उनके राइट की भी बात करता है कि भाई उनको भी इक्वल एनवायरनमेंट मिलना चाहिए जैसा आज हमको मिल रहा है, और उनके राइट्स की बात करता है। समझ में आया? अब इसमें भी एक केस है, जैसे हमारे देश के अंदर मैं आपको बताता हूं, केस का नाम था अनबॉर्न चाइल्ड से रिलेटेड था। हाँ ठीक है, एपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वर्सेस एमबी नायडू। इसमें एक बेबी जो है वो वॉर्म में था मदर के, तो उस बेबी के राइट की बात कोर्ट ने करी थी कि भाई उस बेबी का भी राइट है, फंडामेंटल राइट है कि वो जब आए इस दुनिया में तो उसको भी एक हेल्थी एनवायरनमेंट मिले। तो ये इंटरजनरेशनल इक्विटी बेसिकली ये बात करती है कि आपकी जो जनरेशन आगे आएगी उनके पास भी सेम राइट है कि भैया वो भी अच्छे खासे एनवायरनमेंट में जिए। पर अब हो क्या रहा है, सिचुएशन तो ये है ना कि आज से 50 साल बाद क्या एनवायरनमेंट का लेवल यही रहेगा जो आज की डेट में? तो लग तो नहीं रहा है, लग तो ये रहा है कि डिग्रेड होगा। तो वो बात यहाँ पे करी गई है। फिर एक और है, वो इंटरजनरेशनल था, यहाँ पे इंट्रा जनरेशनल इक्विटी की बात करी जा रही है। इसको भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, मान लो हम लोग पहाड़ों पे जाते हैं ना, कभी आप लोग घूमने गए होगे, तो पहाड़ों में जैसे हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, तो वहां के जब आप गांवों में जाओगे, या आप किसी राजस्थान के बहुत ही आइसोलेटेड गांव में चले जाओ, या कहीं भी किसी आइसोलेटेड गांव में चले जाओ, वहां का व्यक्ति क्या पर डे उस लेवल का पोल्यूशन करता है जो शहर में बैठ के आप और हम कर रहे हैं? जवाब है नहीं। ना वहां पे देखो जल्दी कोई एसी यूज करता है, ना वहां पे फ्रिज व्रिज, मैं बहुत एक आइसोलेटेड एरिया की बात कर रहा हूं, मान लो वहां पे कोई फ्रिज भी यूज नहीं करता होगा, कार वार भी कंपेटिवली शहर कम यूज कर रहे हैं, तो भाई उनका तो मतलब फिर ये तो गलत है ना कि हम पॉल्यूशन करे जा रहे हैं, उनको भी नुकसान हो रहा है। आप समझ रहे हो? तो सब में इक्विटी होनी चाहिए, इंट्रा जनरेशनल भी इक्विटी होनी चाहिए कि कोई अमेरिका में बहुत पॉल्यूशन करके बैठा हुआ है, उसका फर्क जो है वो नेपाल के बंदे को ना हो, बट हो रहा है ना। देखो आज की डेट में क्या है, जो डेवलप्ड कंट्रीज है लाइक अमेरिका, रशिया, चाइना, ये लोग बहुत पहले से पॉल्यूशन करते हुए आ रहे हैं, और जो डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि इंडिया और भी जो हमारे आसपास डेवलपिंग कंट्रीज में आते हैं, ये लोग अब कुछ पिछले 10-12 साल से इन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन इनके यहाँ पे पनपा है, भारत में पनपा है, हम लोग अब कुछ लेवल पे डेवलपमेंट करने के प्रति आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारे यहाँ भी अब पॉल्यूशन हो रहा है। लेकिन अमेरिका और हम इक्वल नहीं है, वो 50, 60, 70, 80 साल से कर रहे हैं, वहां पे बहुत पहले से सब डेवलपमेंट इन सारी चीजें चालू हो चुकी हैं, बट इंडिया में तो अभी आया है ना 20-25 साल पहले। तो आर वी इक्वल नहीं, वो लोग ज्यादा लाइबल है, भाई तुम लोग बहुत ज्यादा पॉल्यूशन करके बैठे हुए हो। तो ये जो इंट्रा जनरेशन इक्विटी है ना, बेसिकली ये बात करती है कि भाई आपका, अमेरिका वाले का और आपका जो है सबका इक्वल राइट है, पर वो पॉल्यूशन ज्यादा कर रहे हैं, उसका फर्क आपको पड़ रहा है। तो इसलिए इसमें यह कहा जाता है कि भैया जो ज्यादा पॉल्यूशन करे वो ज्यादा पे करे, बेसिकली ये बात यहां पे करी जाती है। ठीक है, फिर है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो ऊपर बात कही है वही नीचे भी है। इसमें बेसिकली मतलब ये कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो ज्यादा पे करें अलग अलग जगहों पे टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज की मदद करें, उनको पे करें कि भाई कैसे वो पॉल्यूशन को कम किया जा सकता है, क्योंकि आपने बहुत पहले से करते हुए आ रहे हो, डेवलपिंग कंट्रीज अब शुरू हुई हैं। अब देर आर, तो आप ऐसी सोचो कि देर आर कंट्री लाइक बुर्नी, अफ्रीकन कंट्री है, भाई वहां पे तो कुछ है ही नहीं, पैसा ही नहीं, वहां पॉल्यूशन क्या हो रहा होगा? कुछ नहीं हो रहा है, बट प्रॉब्लम तो उनको भी होगी ना, एनवायरनमेंट तो आप अमेरिका में खराब होगा तो वो इंडिया में भी कुछ समय में होगा। एयर तो ऐसा थोड़ा है कि कहीं लॉक कर दिया तो अमेरिका की एयर भारत नहीं आ रही है, सब जगह की सेम है, तो ये वाली प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, फिर है पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन, ये बहुत पहले से है, रोमन एम्पायर के टाइम से पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन के बारे में समझा जाता है, सुना जाता है। इसमें बेसिकली ये कहा जाता है कि प्राइवेट ओनर्स के ऊपर मत छोड़ दो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी, ये सरकार का काम होना चाहिए कि वो अपने ऊपर लें और वो इंश्योर करें कि भैया एनवायरमेंट जो है वो सही है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के ऊपर नहीं छोड़ देना चाहिए। ऐसा ये केस था एमसी मेहता वर्सेस कमलनाथ एंड अदर्स 1996 का,
इसमें हमारे देश की कोर्ट ने यही कहा था कि भैया आपने किसी प्राइवेट कंपनी को लीज पे क्यों दे दिया, ये तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप जो है, वो केस क्या था मुझे नहीं पता, बेसिकली इसमें ये किया गया था कि शायद कोई पर्टिकुलर एरिया था, वहां पे उसके क्लीनिंग एंड पॉल्यूशन रोकने की जिम्मेदारी प्राइवेट कंपनी को लीज पे दे दी गई थी। तो उसी के अगेंस्ट में केस हुआ था कि भाई आप ये नहीं कर सकते हो, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, वो करें। फिर देयर इज इंडियन काउंसिल ऑफ एनवायरो लीगल एक्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज को टू कंपनसेट फॉर द हार्म कॉज्ड बाय देम टू द विलेजर्स इन द अफेक्टेड एरियाज, स्पेशली टू द सॉइल एंड अंडरग्राउंड वाटर। फिर है इंटेलेक्चुअल फोरम तिरुपति वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इस केस के अंदर नेशनल अबडेंस सोसाइटी वर्सेस सुपीरियर कोर्ट ऑफ एल्पिन काउंट्री, देख लेना क्या है, ये नाम पता होना चाहिए बस। फिर जो लास्ट प्रिंसिपल है, हमने देखा था 7 प्रिंसिपल है, उसमें जो लास्ट प्रिंसिपल है फाइनेंशियल असिस्टेंट टू डेवलपिंग कंट्रीज, बेसिकली यही कहता है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो मदद करें डेवलपिंग कंट्रीज की, क्योंकि भाई डेवलप कंट्रीज पहले से ही पॉल्यूशन करते हुए आ रहे हैं। अभी किसी को ये समझ में नहीं आया होगा कि सर आप ये क्यों कह रहे हो कि डेवलप कंट्रीज पहले से पॉल्यूशन कर रहे होंगे एंड डेवलपिंग कंट्रीज अभी अभी करना शुरू की हैं। तो आप देखो आज की डेट में आप अमेरिका को भारत से कंपेयर करो, ठीक है, हमारे देश में कोई चीज आ जाती है ना, वो अमेरिका में 20 साल पहले है। तो ऐसा थोड़ा कि वहां पे लोग इंटेलिजेंट है तो वहां 20-25 साल पहले वो चीजें आ गई थी। रीजन ये था कि भाई हमको आजादी 1947 में मिली है, ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे करके भारत पहले तो गरीबी से निपटा है, फिर धीरे धीरे करके 1992 में जब एलपीजी रिफॉर्म्स आए तो वहां से थोड़ा डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन ये सब शुरू हुआ है। तो नोबडी कैन कंपेयर अस टू द अमेरिका ना, भाई उनको बहुत समय मिला है डेवलप करने के लिए, हमें नहीं मिला है। तो आप ये सोचो कि वो जब से डेवलप हैं वो तब से भाई पॉल्यूशन करे जा रहे हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन तो आई थिंक 1900 के आसपास से वेस्टर्न कंट्रीज में शुरू हो चुका था और उससे पहले भी बहुत जगहों पे। तो ब्रिटिश को देख लो, वो कब से भारत से सामान ले जाके अपने कंट्री में बनवाते थे। कपड़े का जो जूट एंड ऑल होता था वो यहाँ से पहले अपने कंट्री ले जाते थे, वहाँ कपड़ा बनाते थे, फिर वापस भारत लाके बेचते थे उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी लगा के। तो मतलब ये सब तो उनके पास पहले से टेक्नोलॉजी आ चुकी है ना, बट भारत में नहीं थी। तो वो लोग तो कब का पोल्यूशन कर रहे हैं, तो कहीं भी हम उनके कंपेरेटिवली इक्वल नहीं है, उन्होंने ज्यादा गंदगी करी है। तो इसीलिए बोला जाता है कि भैया जो ये बड़ी कंट्रीज हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ये ज्यादा पे करें एंड डेवलपिंग कंट्रीज की मदद करें। ये सब कहा जाता है, कितना होता है नहीं होता ये सब अलग बात है, बट आपको पता है कि देर आर कहने की सारी चीजें से यूएन है, ये लोग समय समय पर 50 चीजें कहते हैं, बट होता कितना है वी ऑल नो, ठीक है। अब यही देखो, जो अभी हमने थोड़े से डिक्लेरेशंस देखे हैं, अब ये इंटरनेशनल कुछ कन्वेंशंस हुए हैं जहां पे समिट हुई हैं, मीट्स हुए हैं, रिपोर्ट्स निकली हैं, तो उनको थोड़ा सा समराइज फॉर्म में देख लेते हैं। जैसे कि स्टॉकहोम डिक्लेरेशन 1972 में हुआ था, ठीक, जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस, ठीक है। तो स्टेबलाइज द फ्रेमवर्क फॉर मॉडल ग्लोबल एनवायरनमेंट लॉ, एक्नॉलेजमेंट दैट डिफरेंट अप्रोचेस आर नीडेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज, recognize that a healthy environment is an extension of human right, present the concept of intergenerational equity, ठीक है। Then there is the Vienna Convention for the Protection of Ozone Layer 1985, बेसिकली इसमें ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन की बात करी गई थी। फिर है द मॉन्ट्रियल प्रोटेक्शन ऑन सब्सटेंस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर 1987। अब सीरियल इनका थोड़ा सा सीरियल से ही नोट करना कि जस्ट इन केस कुछ पूछ लें तो सीरियल भी आपको ध्यान रहे। देन ये ब्रूटलैंड कमीशन 1987, जिसको हम ब्रूटलैंड रिपोर्ट के नाम से भी जानते हैं, द रिपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसको ब्रूटलैंड रिपोर्ट के नाम से भी जानते हैं, तो ये 1987 में हुई थी, ठीक। द रियो डिक्लेरेशन एंड एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट 1992 में हुई थी। ये रीइंफोर्स करता है प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंटरजनरेशन इक्वलिटी। देखो सब ये कहानियां हैं, वही चीजें घूम घूम के लिखी हुई हैं। मैं फिर वही बोल रहा हूँ कि आपका यूपीएससी का पेपर है नहीं, जुडिशरी का पेपर है नहीं, हमें मेंस तो लिख के आना नहीं है, तो अपने को बेसिकली यहाँ पे बस इन एक्ट का ईयर एंड ऑल पता होना चाहिए, कब ये कन्वेंशन आ रहे हैं, कब ये समिट हुई थी, बस। फिर है यूएन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992, देन दिस इज अनदर कन्वेंशन जो हुआ था। देन एजेंडा 21 1992 में हुआ था। फिर है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज 1992, वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2002 हुई थी, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2012 हुई थी, जिसको रियो 20 के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा। देन देर इज दिस अनदर, इसके बाद एक यार कोप करके थी,
वो यहाँ पे है नहीं, मैं आपको किसी सेशन में बता दूंगा, अभी इसमें है नहीं, ठीक है। अब एक आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे क्वेश्चन बन जाते हैं वो ये बन जाते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में एनवायरमेंट लॉ में पूछ लिया जाता है कि 4th सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन सा है, 15th कौन सा है। तो अब ये चार्ट देख के आप लोग तो बोलोगे सर ये क्या है, ये तो चार्ट तो हमारे पास भी है, हम भी याद कर लेंगे, मतलब याद हो नहीं पाता है, बहुत मुश्किल है क्योंकि 18-19 है, बट क्वेश्चन आते हैं इसमें। जैसे आपसे पूछ लिया कि 16 नंबर का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है, कैसे बताओगे, तो वो समझने के लिए एक ट्रिक है जो मैं ट्रिक आपको बताऊंगा। अगर आप डायरेक्ट याद कर लेते हो, बहुत विद्वान हो, बहुत अच्छी बात है, पर जस्ट इन केस डायरेक्ट याद नहीं कर पा रहे हो तो दिस ट्रिक इज गोइंग टू हेल्प यू, ठीक। हमें एक स्टेटमेंट याद करनी है। स्टेटमेंट क्या है, पंडित हरिहर इंग्लैंड गए, वहां इंग्लैंड की ग्रोथ और इनोवेशन से इंडिया को एक मंत्र दिया। क्या मंत्र दिया, 3 कपूर 2 लहसुन 2 प्याज सब में बांट दो और सबका विकास हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे थोड़ा इसको समझना ध्यान से, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफी बार आ जाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आप जिंदगी में कहीं भी एनवायरमेंट लॉ के पेपर में बैठोगे, अगर एमसीक्यू बेस्ड है तो ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि भैया फला नंबर का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन सा था। तो उसी को याद करने की ये ट्रिक है। अगर ये याद हो गई ट्रिक आपको तो आप जिंदगी भर इसका आंसर कभी गलत नहीं करोगे, ठीक है। पंडित से निकाला हमने क्या, P, हरिहर से हमने निकाला H, इंग्लैंड से हमने निकाला E, गए से हमने निकाला G, वहां से हमने निकाला W, इंग्लैंड से फिर हमने निकाला E। पंडित हरिहर इंग्लैंड गए, वहां इंग्लैंड की ग्रोथ से हमने पूरा का पूरा ग्रोथ निकाल लिया, और इनोवेशन से हमने पूरा इनोवेशन निकाल लिया, से इंडिया को एक मंत्र दिया, 3 कपूर 2 लहसुन 2 प्याज, जिसको शॉर्ट में मैंने लिख दिया है 3C 2L 2P, जाके सब में बांट दो और विकास हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कैसे यूज करना है वो देख लेते हैं। मान लो किसी ने आपसे पूछ लिया कि 16th नंबर का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन सा है, ठीक है। अब आप ये स्टेटमेंट अगर आपको याद होगी आप सब कर लोगे, कैसे मैं बता देता हूं। ठीक है, देखो पहला क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले पंडित से क्या बना, पी से बना पॉवर्टी, ठीक। ये स्क्रीन में एक बार आ जाए, जल्दी से मुझे बताओ आप लोगों को दिख रहा है ना अभी, ऐसे कोई दिखने में दिक्कत तो नहीं हो रही, क्योंकि अब एक स्क्रीन में है तो समझाने में थोड़ा इजी रहेगा। पंडित से बना क्या, पॉवर्टी, H हंगर एंड हेल्थ, E से बना एजुकेशन, G से बना जेंडर इक्वलिटी, W से बना वाटर, E से बना एनर्जी, ग्रोथ से बना डायरेक्ट ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात हो रही है, फिर इनोवेशन से बना इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, देन आपका इनोवेशन के बाद वापस आई आ जाता है, इनइक्वलिटीज बन गया, देन आपका फिर आ जाता है क्या, 3C 2L 2P, मतलब लगातार 3 बार C आएंगे, है ना। तो कम्युनिटीज, कंजम्पशन, क्लाइमेट एक्शन, 2L आ गया, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, 2P आ गया, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। अब आप बोलोगे कि सर ये तो एक एक वर्ड है, हमें तो पूरा करना होगा ना। तो देखो मैंने फिर बोला है, ये एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम में काम आएगा, क्योंकि वहां पे पूरा का पूरा ऑप्शन आपके सामने लिखा होगा, आप आराम से कर लोगे। जहां पे राइट करके आना होगा वहां नहीं कर पाओगे, वहां ये ट्रिक काम नहीं आएगी। थोड़ा रिमेंबर के लिए आ सकती है बट डायरेक्टली नहीं आएगी। बट एमसीक्यू बेस्ड पेपर में ये ट्रिक इज वेरी यूजफुल, आप गलत नहीं करोगे। जैसे मान लिया किसी ने आपसे पूछा था 16 नंबर का, मतलब 2P का एक P, पहले 2P लास्ट में है, एक P। अब ऑप्शन आपको दिया हुआ है पीस वाला, एजुकेशन वाला, हंगर वाला और नो पॉवर्टी वाला, ठीक। अब जस्ट इन केस आप कंफ्यूज भी हो गए कि चलो सर ये भी पॉवर्टी आ गया, यहाँ पे पीस भी हो गया, तो इतना तो अपने को पता है ना कि पॉवर्टी स्टार्टिंग में था, पीस नीचे था, तो एक पीस से जो बन रहा है यहाँ पे क्या, पीस बन रहा है। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे कॉमन क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ जाता है, एंड आई होप आपको ये इस सेशन के बाद आप गलत करके ना आए। अब जितना अभी तक इस सेशन में हुआ है, आप लोगों को कोई डाउट है क्या? ठीक है, तो देखिए बेसिकली जो थ्योरी थी ना एनवायरनमेंट लॉ की, वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। थ्योरी देखो, अब यही बात है,
आप कोई भी एनवायरमेंट लॉ के अगर डिटेल में भी क्लासेस करोगे ना तो यही है, बस इसी को डिटेल में, जैसे एक्ट का डिटेल है, एक एक केस का पूरी कहानी है, जैसे ओलियम गैस लीक केस है उसकी पूरी कहानी है। मैंने भी सेमेस्टर में एनवायरमेंट लॉ दी थी कॉलेज में, तो वो केस पूरा पूछ लिया जाता है। बट एमसीक्यू बेस्ड पेपर में केस नहीं पूछेंगे आपसे, बेसिक बेसिक चीजें पूछेंगे क्या बन सकता है। तो स्मार्ट स्टडी यही होती है, इसी तरीके से करनी होती है। अब एक सेशन इसके बाद हम और लेंगे एनवायरमेंट लॉ का, जिसमें हम सिर्फ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस कर लेंगे। थ्योरी आपकी यहाँ से कंप्लीट है, बेसिक सारा कंप्लीट है। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप एनवायरमेंट लॉ इसके बाद मत पढ़िए, लेकिन आप पहले ये पढ़ लीजिए, उसके बाद बाकी सब्जेक्ट पढ़ लीजिए। अगर टाइम बचता है तो कुछ आपका मन करे तो कर लेना, अदरवाइज दिस विल बी मोर देन इनफ। आप कैसे चेक कर सकते हो, प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लो, एनवायरमेंट लॉ के क्वेश्चंस करके देखो, या तो वो पैसेज में से निकलेंगे या फिर वो यहां से हो जाएंगे, और देयर विल बी सम क्वेश्चन जो इसमें से नहीं होंगे। तो मैं फिर आपको यही बोल रहा हूं कि 120 में से 120 की तैयारी नहीं कर रहे हो आप, 120 में से 75-80 लाना है। जैसे कि मुझे अभी कल एक स्टूडेंट का फोन आया था कि सर ये जजेस की बेंच का नाम पूछ लेते हैं, तो मैं कैसे, ये तो 500-1000 केस है, मैं कैसे जजेस की बेंच याद करूं। तो मैं लिस्ट बना लेती हूं, फिर मैं रटने की कोशिश करूंगी। मुझे आप कोई भी एक बंदा उठा के ले आओ, अगर कोई 1000-1500 केसेस की जजेस की बेंच याद कर सकेगा ना, मैं 1 लाख रुपए देने को तैयार हूं। नहीं कर पाएगा, कोई नहीं कर सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। अब करना क्या है, करना ये कि ऐसे क्वेश्चन 1-2 नंबर के आते हैं आप छोड़ दो, या फिर बहुत ही जो इंपॉर्टेंट टाइप के केसेस होते हैं, जैसे कि मान लो वो इलेक्टोरल बॉन्ड वाला आया था, या कुछ इस तरीके का जो SC/ST वर्डिक्ट वाला आया था, या कुछ इस तरीके का जो बड़ा वर्डिक्ट आता है कोर्ट का, जिसमें लार्जर बेंच बैठ रही है, जिसमें 5 जजेस की बेंच बैठी है, तो ऐसे केसेस के अंदर आप नाम याद रख लीजिए, क्योंकि ऐसे सिर्फ गिन के 10-12 केस होंगे पूरे साल के जो बहुत ज्यादा न्यूज में थे, बहुत ज्यादा हाइप में थे। प्रोबेबिलिटी है कि उन्हीं के जजेस की बेंच पूछी जाएगी। बट अब अगर आपसे किसी बकवास केस के जजेस की बेंच पूछ ली गई, ठीक है भाई, 1 नंबर कटेगा, जाने दो। उसके लिए आप 1000 केस की लिस्ट बना के अपने जीवन के 40-50 घंटे देने के लिए बैठे हुए हो, तो ये बेकार है, ये वर्थ इट नहीं है। तो तैयारी एग्जाम की ऐसी ही करी जाती है, कहां पे कितना समय देना है ये आप सोचिए, और जहां पे जितना समय बन सकता है दो। और जैसे जूरिस्प्रूडेंस आप पढ़ोगे, तो मैं जूरिस्प्रूडेंस के लिए आपको एक गाइडेंस दे रहा हूं यहीं पे। जूरिस्प्रूडेंस के अंदर ना बहुत वास्ट है, बट आपको मेन चीजें क्या करनी है, जितने बड़े बड़े लोगों के ये जितने ज्ञाता हैं इनकी डेफिनेशंस पता कर लो, ठीक है, किस जूरिस्ट ने क्या बोला, कुछ प्रिंसिपल हैं जूरिस्प्रूडेंस के वो देख लो, देयर आर सम इंपॉर्टेंट केसेस जूरिस्प्रूडेंस वो देख लो। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हो। एंड जूरिस्प्रूडेंस के जो मैंने पिछले 2 साल में देखा है कि पैसेजेस में से भी आंसर निकल जाते हैं, तो वो भी एक चीज है। बट ये ऐसा नहीं कि आपको और कुछ नहीं पढ़ना है, सर ने बोला बस इतना ही कर लें। देखो, हमेशा तैयारी पहले मिनिमम करते हैं कि भाई इतनी चीजें तो हैं। जैसे आप कहीं खाना खाने के लिए जा रहे हो, अब आपके सामने पूरा भंडारा लगा हुआ है, लेकिन पहले जाके मिनिमम तो खाओ, थोड़ा सा पेट तो भरो हल्का फुल्का। जब वो खा लोगे तब एडवांस लेवल पे सोचना कि आइसक्रीम खाएंगे कि डेजर्ट खाएंगे, समझ रहे हो। तो यही चीज है, पहले एक मिनिमम तैयारी तो कर लो सभी लोग कि भाई कुछ नहीं तो Tier 2 NLU तो सिक्योर हो जाए। फिर जब उस लेवल पे पहुंच जाओ, मॉक में आपके 60, 65, 70 नंबर आने लग गए, तब थोड़ा सा एडवांस के लिए सोचो, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, दिस इज इट, ठीक है। थैंक यू सो मच, एंड इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक से सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, जय भारत।